जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 5 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा यूपीपीसीएस में जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का टॉप नंबर 1 बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम लोग आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। सो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। धरती की एमबी पोलार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और मैं अक्सर बोलता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज न्यूज में आ रही है उस चीज को ध्यान से फोकस करना है क्योंकि उसी चीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 75 साल हो गए तो कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कैसे, यानी कि हमारी आर्थिक विकास में रहेगी कैसे लाभकारी होने वाली है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव तो यार पहले भी बहुत सारे हम लोग को जो है वो देखने को मिल चुके हैं। ये बेसिकली उन कंपनीज को रोक रहे हैं, जैसे काफी सारी कंपनीज होती है ना, वो ये दावा करती हैं कि भाई देखो, अगर आपको उनके पता है अलग टाइप के नट्स बनाती हैं, वो नट मतलब स्क्रू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन लोग क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जो काफी सारी कंपनीज होती हैं अलग टाइप के स्क्रू इसलिए बनाती हैं कि उनका स्क्रू कोई और खोल ही ना पाए, ओपन ही ना कर पाए, जिससे कि उनके पास ही रिपेयर वो उन्हीं के पास ही वो आ सके प्रोडक्ट रिपेयर करवाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी कई बार लूटती है, बहुत हाई चार्ज करती है ना। तो ये राइट टू रिपेयर का ऑब्जेक्टिव ही है कि भाई आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि जो कहीं पर भी किसी भी जगह पर रिपेयर हो सके। ऐसा नहीं कि मोनोपोली उसी कंपनी की हो। तो उसमें वही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है ये रिकमेंडेशन था और जो अभी इंप्लीमेंट हो गया है और काफी समय से इंप्लीमेंटेड है वैसे ये। लिथियम की माइनिंग को लेकर कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि लिथियम किस पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। बहुत इजी चीज पूछ रहा हूं यार, बहुत इजी। और हमारी कंट्री के अंदर लिथियम का रिजर्व जो भंडार है लिथियम का, वो कहां कहां पर देखने को मिला है बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो उसकी माइनिंग से इस पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचेगा, तो उसको लेकर ये आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर, तो यार आपको ऑलरेडी पता है कि 2047 तक 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बनने वाले हैं। यस, तो उसी को लेकर हमारी प्रायोरिटीज क्या होने वाली है, तो उस पर ये आर्टिकल है काफी अच्छा जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टॉपिक है धरती के एमबी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो, ये आपको नासा की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। राइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नासा की। यहाँ पर ये देखिए आप, ये वीडियो जो है वो एक देख सकते हैं कि जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रॉकेट जो है वो अभी लॉन्च करेंगे। ये रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ। अब ये रॉकेट जो है वो कहां पर जाएगा, ये स्पेस में जाएगा और ये किस चीज को जो है फाइंड आउट करेगा। देखो आप ये फोटो में देख रहे हो कि धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये स्टडी करेगा, जिसको एमबी पोलर फील्ड जो है वो कहा जा रहा है, वो कैसे वर्क करेगी। अब देखो धरती के आसपास हम लोग को क्या चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, धरती की पूरी रेंज में, जैसे इस तरीके से अभी आपको फोटो दिखाता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो ये रॉकेट लॉन्च किया इन लोगों ने और रॉकेट लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये था कि यही एमबी पोलार को जो है वो स्टडी करना। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है, एनिमेशन है ये पूरा। तो देखो ये धरती के पास से जो है वो चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है और स्पेस से चार्ज पार्टिकल जो है वो स्पेस से धरती की तरफ आ रहा है। यस, तो ये कनेक्टिविटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, टकराते हैं, तो वो ही होता है एमबी पोलार इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो एमबी पोलार फील्ड जो है वो किस तरीके से काम कर रही है कि जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं और स्पेस से जो आ रहे होते हैं उसमें जो फ्यूजन होता है, देखो लिखा भी है कि एटम्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो ब्रेक हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में। तो जब ये आपस में फ्यूज होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं, तो जो इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिलता है उसको हम लोग एमबी पोलार जो है वो कहते हैं। क्लियर, ये वाली बात समझ में आई? अभी और अच्छे से समझते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि कभी भी कोई भी आप इंफॉर्मेशन को देखें तो हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू देखें। जैसे मैं अभी आपको नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले गया था इस टॉपिक को समझाने के लिए, उससे रिलेटेड इमेजेस और वीडियोस दिखाने के लिए। तो अभी आपने वीडियो में के थ्रू आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार ये एमबी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड में जो मौजूद जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं उनके फ्यूजन से बन रही है, तैयार हो रही है। यस, अब ध्यान से सुनो एक एक लाइन। तो लगभग 10 सालों से ये रिसर्च जो है वो चल रही थी, जांच जो है वो चल रही थी, और उसके बाद नासा ने डिटेक्ट किया कि धरती में एक हिडन इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहली बार लगभग 60 साल पहले जो है वो इसको मतलब इसके बारे में पता लगा था या अनुमान लगाया गया था, यार एक और फील्ड है एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हिडन है। अब जो ये खोज सामने आ रही है, ये नासा के एंड्योरेंस मिशन के थ्रू आई। लिख लेना, नासा का एंड्योरेंस मिशन। क्वेश्चन आ सकता है एंड्योरेंस मिशन किसका है? नासा का है। और उस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि धरती के आयोनोस्फीयर को स्टडी करना। क्या स्टडी करना? आयन मंडल को, धरती के आयन मंडल को स्टडी करना, और इस चीज को स्टडी करना कि ये एटमॉस्फेरिक एस्केप जो है वो किस तरीके से काम करता है, वायुमंडलीय पलायन जो है उसको संचालित करने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या है उसको समझना। ये चीज लिख लो आप, ये चीज लिखने के लिए और जो चीज बताऊंगा लिखने के लिए सिर्फ वही लिखनी है। नेक्स्ट, ये हमें बताएगा कि किस प्रकार से धरती का एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। याद आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको वीडियो दिखा रहा था तो क्या बोला था कि धरती से एक एनर्जी रिलीज हो रही है और एक एनर्जी आ रही है कहां से? स्पेस से। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब ये आपस में फ्यूज होते हैं और तब वो जो फील्ड बनती है वो होती है एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी चीज ये आपको बस समझना है और कुछ नहीं। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आगे बढ़ते हैं। एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वीक होती है, कमजोर होती है। लिख लो, कमजोर होती है भैया ये। और प्लैनेट की वाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्फ्लुएंस करती है चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट को धरती के एटमॉस्फेयर में। ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ये ध्यान रखो, एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वीक होती है। और ये एक फंडामेंटल फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है जो ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म के रूप में जो है वो नजर आता है। देखो बात समझिए, 1960 में क्या हुआ कि ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म के थ्रू अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वीक है, मतलब ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये धरती के नजदीक होती है, धरती की लेयर के नजदीक होती है। आयोनोस्फीयर में हम लोग को देखने को मिलती है, धरती के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नजर आती है, यानी कि थोड़े से डिस्टेंस पे। अब ये फील्ड जो है वो लगभग 150 माइल एल्टीट्यूड पर रहती है। लिख लो आप, ये भी नहीं लिखना है अभी आपको, ये वाला पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं है कि फंडामेंटल फोर्स क्या है। तो आप जानते हो कि यार ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म ये दो ऐसे फोर्स होते हैं जो फंडामेंटल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नजर आता है, वो लिखना नहीं है, वो तो बहुत कॉमन सी चीज है। ये लिखो, ये 150 माइल एटीट्यूड पर हम लोग को देखने को मिलती है, 150 मील की ऊंचाई पर ये नजर आती है एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर ये बाई डायरेक्शनल जो है वो काम करती है, मतलब द्विदिशा, यानी कि दोनों दिशा पर जो है ये चल सकती है। देखो लिखा भी हुआ है, ये आयंस को जो है वो स्पेस में लिफ्ट करती है और पुल करती है इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ। मतलब इसमें दोनों ही, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको वो नीचे की तरफ भी खींच सकती है, ऊपर की तरफ भी खींच सकती है। बस सिंपल सी चीज, ये दोनों डायरेक्शन में जो है वो काम करती है। और ये मैकेनिज्म जो है वो जैसे जैसे हाइट जो है वो आयनोस्फीयर की बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। कुछ कुछ आयंस जो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पेस में जो है वो रिलीज हो जाते हैं, राइट, कई बार इस एक्टिविटी के कारण। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल सी चीज। हमने क्या देखा, क्योंकि देखो ये समझना जरूरी है, एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मैंने आपको डायग्राम दिखाया, उसमें मैंने आपको दिखाया कि धरती से निकल रही है कुछ पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट नंबर 1, और स्पेस से आ रहे हैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट नंबर 2। इनका जब फ्यूजन हो रहा है तब ये एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है, पॉइंट नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, फिर उसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि ये कहां पर रह रही है, पॉइंट नंबर 4, धरती से 150 मील की ऊंचाई पर। पॉइंट नंबर 5, कहां पर ये पूरी एक्टिविटी होती है? आयोनोस्फीयर पर एक्टिविटी होती है। पॉइंट नंबर 6, क्या ये कुछ चार्ज पार्टिकल्स धरती की तरफ फेंक सकती है? हाँ बिल्कुल फेंक सकती है। क्या ये चार्ज पार्टिकल्स स्पेस की तरफ फेंक सकती है? हाँ बिल्कुल फेंक सकती है। मतलब ये बाई डायरेक्शनल काम करती है। पॉइंट नंबर 6 खत्म। 6 पॉइंट में एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया क्लियर। और ये स्पेस को और धरती के चार्ज पार्टिकल्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है स्टडी, बस दैट्स इट। कि भाई हमारी धरती में एक और फील्ड है
हिडन फील्ड थी अभी तक जिसको नासा ने खोज लिया है, वो है एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड। पास। साइंटिस्ट रिसर्चर बनना नहीं और ज्यादा डीप घुसना नहीं, उतनी चीज पढ़नी है इतनी सिविल सर्विसेज आपसे पूछ सकती है एग्जामिनेशन में, जिसमें आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। क्लियर। आगे की चर्चा करें। एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये आपने कर लिया है, ये वीक होती है, 150 माइल की ऊंचाई पर होती है। लिख लो एंड्योरेंस मिशन। एंड्योरेंस मिशन मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया, नासा का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एम्बीपोलर फील्ड को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है कि एटमॉस्फेयर के अंदर और आयोनोस्फीयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन जो है वो गया है। बस सिंपल सी चीज पहले लिख चुके हैं वैसे आप। और जो ये डिस्कवरी हम लोग को देखने को मिली, यानी कि 60 साल से इस पे काम किया जा रहा है और अब जाकर इसकी खोज हम लोग को नजर आई है। ठीक है। और अगर हम एम्बीपोलर फील्ड को मेजर करते हैं तो साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से धरती का एटमॉस्फेयर बना है और स्पेस के साथ उसका क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से। तो ये धरती और स्पेस के बीच में क्या रिलेशन है, एनर्जी या चार्ज पार्टिकल्स का, उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। अब धरती के एटमॉस्फेयर पर किस प्रकार का इंपैक्ट जो है वो पड़ता है, प्रभाव किस प्रकार का पड़ता है, तो एम्बीपोलर फील्ड जो है वो बढ़ा देती है आयोनोस्फीयर की हाइट को 271%, जिससे कि आयोनोस्फीयर और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वो और डेंस होती जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे ना। नॉर्मल सी बात है, किसी जगह पर अगर ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं तो वो जगह जो होती है वो क्या होती है, डेंस हो जाती है कि नहीं। उसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है उसका, वो काफी ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंक्रीज डेंसिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी पोलार विंड्स में, और जिसके कारण हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं आयोनोस्फीयर से, वो स्पेस की तरफ रिलीज होंगे, तो पोलार विंड्स बढ़ जाएंगी। पोलार विंड जो है वो बाय डायरेक्शनल आउटफ्लो ऑफ थर्मल प्लाज्मा हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पोलार एरिया में तेज हवा हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन आयंस देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसकी अगर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, किसकी, एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑरोराज ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरास देखने को जो है वो मिलेंगे। राइट। जो पोलार एरियाज पर जो हम लोग को चमकीली लाइट देखने को मिलती है ना, ऑरोरास जो है वो जिसको कहा जाता है, राइट, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। चमकती हुई लाइट, चमकीली लाइट, क्यों, क्योंकि ये आपस में जब ये चार्ज पार्टिकल्स टकराएंगे तो ये इस प्रकार की लाइटिंग जो है वो रिलीज होंगी। तो एम्बीपोलर फील्ड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि ये सब पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो जाएंगे सुपरसोनिक स्पीड में और स्पेस की तरफ जो है वो एस्केप होने लगेंगे। फिर ये फील्ड जो है वो, इसमें हम लोग को हाइड्रोजन का आयंस का फोर्स जो है वो देखने को मिलेगा, 10.6 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ग्रेविटी से, और जिसके कारण ये हाइड्रोजन आइटम जो है वो कहां पर जाना शुरू हो जाएंगे, स्पेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेरिक स्पेस को जो है वो बढ़ा देगा, जिसके चलते हमें लगातार देखने को मिलेगा कि धरती के एटमॉस्फेयर में जो लाइटर एलिमेंट्स है वो जाने लगेंगे, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब धरती के अंदर जीवन के लिए, लाइफ के लिए। और अगर यही सब चीजें बाहर जाने लगेगी, जैसे हाइड्रोजन मान लो यार बाहर जाने लगेगा, और हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O पानी, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स अगर बाहर जाने लगेंगे तो सोचिए फिर कितना डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है सिनेरियो। राइट। तो ये इन्हीं सब चीजों को स्टडी करने के लिए ये एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया जा रहा है। राइट। तो ये इतना डेप्थ में आपको जाना नहीं, बस आप समझ लो, सुन लो। नेक्स्ट, एम्बीपोलर फील्ड को जो है वो स्टडी करने का मतलब ये है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रोसेस क्या है इस प्लैनेट की, उसको स्टडी करेंगे, और इवन वीनस और मार्स की भी प्लैनेट्स की एटमॉस्फेरिक प्रोसेस किस प्रकार से आगे चल के बढ़िया होगी, तो उसको स्टडी किया जाएगा। ये नॉलेज जो है वो यही बता रहा है कि किस प्रकार से लाइफ जो है वो इस धरती पर आई है, और कैसे हम दूसरी प्लैनेट पर लाइफ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा था। और एंड्योरेंस मिशन का कंट्रीब्यूशन जो है ये रहा है कि नासा का साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम भी हम लोग को देखने को मिला, इसके थ्रू ये एंड्योरेंस मिशन जो है वो लाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि धरती की ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो स्टडी करना, सिंपल सी चीज। और ये मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है, एक्सप्लेन करना कि कैसे ये धरती लाइफ सपोर्ट कर रही है। मैंने अभी H2O के बारे में बता दिया ना, यहाँ पे लिखा तो नहीं था H2O के बारे में, पानी के बारे में, फिर भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोसेस अगर बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, वो आयनोस्फीयर को और ऊपर ले जाती है, डेंस बना देती है, तब उस समय हमें देखने को मिलेगा कि धरती के अंदर जितने भी, जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल लिया गया कि हाइड्रोजन जो है वो और तेजी से धरती से एस्केप करेगा, और हाइड्रोजन और लाइट एलिमेंट्स अगर धरती से एस्केप कर गए तो धरती में जीवन बचेगा ही नहीं भाई।
क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना, कम ऑन से यस और नो। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है? और अगर आप सिंपली अगर इस टॉपिक को देखो पढ़ते हैं ना, तो उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता। इसलिए लेक्चर सुना करो, देखा करो, समझने की कोशिश किया करो, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो अपनी तैयारी को जो है वो लेकर। राइट, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को जो है वो देखा है कि मतलब समझने पर कम फोकस करते हैं, देखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। देखना इन द सेंस कि वर्ड्स को देखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन नहीं रहा है, आपको वर्ड्स को जो है वो देखना है। तो खुद से पढ़ लो, वर्ड्स को देखना है तो समझो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। क्योंकि ये पूरी चीज पढ़ोगे तो ढंग से क्लियर नहीं होगी। मैं आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, वेरियस एग्जांपल्स देकर। अब लिखा था कि ऊपर वाले टॉपिक में H2O के बारे में नहीं लिखा था ना, पानी के बारे में, पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इनपुट दिया, जैसे कि अब आपको क्लियर होगा कि हाँ यार, इससे तो जीवन खराब हो सकता है। तो ये जीवन लाइफ प्लैनेट में कैसे आई है, कैसे इसकी प्रोसेस हुई है, उसको स्टडी करने के लिए एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। और प्लीज जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये लेक्चर अभी तक सुन लिया है, लाइक का बटन प्लीज हिट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अपना फीडबैक, अपना सजेशन जरूर दिया करो हर एक लेक्चर में कि आपको कैसा लगा लेक्चर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज चेक कर लो, नीचे लाल बटन जो है वो हिट कर दो सब्सक्राइब का। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 75 ईयर्स हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। तो आपको कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, तो पेन और पेपर निकाल के कुछ फैक्ट्स लिखो। तो 75th एनिवर्सरी इसकी अभी हम लोग को देखने को मिली, 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। और उस 75 साल कंप्लीट होने पर एक पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किया गया है, जिसमें एक नया फ्लैग और इंसिग्निया हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। एक स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी करी है, और इसमें एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के अनावरण के साथ 75th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है। राइट, सुप्रीम कोर्ट की। सिंपल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये फ्लैग के अंदर हम लोग को अशोक चक्र देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखने को मिली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला जो सिंबलाइज कर रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रोल किसके लिए? इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये किस प्रकार का था, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ फोटो, तो आपको और अच्छा लगेगा। ये एक फ्लैग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो होस्ट किया गया है। बिल्कुल अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं पर दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं फ्लैग। हाँ, ये आ तो गया यहाँ पे। ये फ्लैग है, ये प्रॉपर तरीके से दिख जाए तो क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें है कि हाँ ये है ना, ये देखो ये वाला फ्लैग है। एक मिनट रुक जाओ और अच्छे से देख लेते हैं। ये वाली फोटो में ढंग से शायद दिखाई देगा। हाँ ये देखो आप, ये हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है, इनके हाथ में आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। राइट, ऊपर अशोक चक्र दिख रहा है और नीचे देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? देखो ऐसे देखा करो, चीजों को देखोगे ना, चीजें और अच्छे से आपके दिमाग में जो है बैठना शुरू होंगी। ठीक है, तो ये लिख लो आप कि भाई ये एक नया झंडा लाया गया और उस नए झंडे में क्या क्या चीजें थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो क्या रोल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो आप जानते हैं यार, लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण करने की एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कोर्ट ने। यस, तो जुडिशरी सेफगार्ड करती है किस चीज को? डेमोक्रेसी को। कई बार लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ अगर कानून आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है जुडिशरी। पता है ना आपको, जुडिशरी के पास ये अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है। लिबरल वैल्यूज, उदार मूल्यों की रक्षा करने का काम करती है, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करती है, और ये सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का भी काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के तौर पर इसको जो है वो जाना जाता है, संविधान के संरक्षक के तौर पर। देखो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स है लिखने वाले, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जनरल स्टडीज के कोर्स में ये पूरी चीज जो है वो डिटेल में दी हुई है। नेक्स्ट, काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये काम करती है। काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन मतलब देखो क्या होता है, मेजोरिटेरियन का मतलब क्या हुआ? बहुसंख्यक, कि लोग मेजोरिटी में है। तो हर बात अगर मेजोरिटी की मानी जाएगी तो माइनॉरिटी वाली जो पॉपुलेशन है, तो उनको तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन होगा, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है? काउंटर कर रही है, ये मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशंस को विरोध करती है और ये बैलेंस क्रिएट करने का काम करती है। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिकी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव की पावर सही तरीके से
ऑपरेट वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट? यानी कि जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि कार्यकारी जो विभाग होता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, वो सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उन पर जो है वो निगरानी रखती है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग समझेंगे कि 1950 से लेकर 1967 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑपरेट करती थी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इनिशियल ईयर्स में, यानी कि जब स्टार्टिंग के ईयर्स थे, तो उसमें उसकी अप्रोच जो थी वो कंजर्वेटिव अप्रोच थी, यानी कि उसकी रूढ़िवादी दृष्टिकोण था सर्वोच्च न्यायालय का हमारे। अब इसको आसान और सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, तो कोर्ट कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन नहीं लेती थी। जैसे आज की डेट में कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन ले लेती है ना? बट अब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन लेने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के परे भी जाकर डिसीजन ले सकती है। पता ना आपको ये वाली बात, जिसको हम लोग नेचुरल जस्टिस कहते हैं, कि कानून में जो बात लिखी हो या ना लिखी हो, बट अगर वो बात सही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जजमेंट दे देती है। कई केसेस में कुछ कानून बने नहीं होते तो अपना रिकमेंडेशन दे देती है कि इस तरीके के आप कानून बनाओ, और कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, पास जजमेंट दिया है, तो वकील लोग उनके पास जजमेंट के आधार पर कोर्ट के पास जजमेंट को जो है वो लीगल तौर से जो है वो लड़ने के लिए बिल्कुल रिलाय करते हैं। पता है ना आपको, कई बार वकील लोग जो है कोर्ट के भले ही वो कानून देखें ना देखें, कोर्ट के पुराने जजमेंट को देखकर जो है वो केस को अपने फेवर में कर लेता है कि भाई देखो, कोर्ट ने पहले भी इस तरीके का मामला आया था और ये जजमेंट जो है वो दिया था, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो ये आज की डेट में हो रहा है, बट पहले नहीं होता था। इनिशियल ईयर में कोर्ट ये बोलती थी कि भैया देखो, हमारा काम है न्याय करने का, कानून बनाने का काम जो है वो विधायिकी का है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का है, तो वो कानून बनाए, और हमें जो है वो सिर्फ इतना काम करना है कि कानून के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसको देखना। तो ये इनिशियल ईयर्स में ये अप्रोच थी कोर्ट की। जैसे कि अगर हम बात करें, कामेश्वर सिंह का केस था 1952 का। इस केस में कोर्ट ने बोला कि भैया हमें जो है वो जमींदारी सिस्टम को बंद करना है, राइट? कोर्ट ने बोला कि जमींदारी सिस्टम को जो है वो खत्म करना है। कोर्ट ने इस केस में जमींदारी सिस्टम को खत्म करने, बैन करने के फेवर में बात करी। बट कोर्ट ने ये नहीं बोला कि संविधान के अंदर संशोधन लाया जाए और ये चीज ऐड की जाए कि जमींदारी सिस्टम किसी भी तरीके से जो है वो मान्य नहीं होगी, है कि नहीं? कोर्ट ने नहीं बोला। क्यों बोला? क्यों नहीं बोला? कोर्ट बोल रही थी कि भैया देखो, कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव बॉडी का है, विधायिकी का है, तो हम क्यों बनाए? अब ऐसे ही एक और केस भी नजर आया, चंपकम दुराई राजन, 1951 का केस, 1951 का केस। इस केस में भी उन्होंने यही चीज बोली कि भाई नहीं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम है, विधायी जो है वो सर्वोच्च है, और इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मान्य नहीं होगा, और इन्होंने पार्लियामेंट के साथ जो है वो किसी प्रकार की वो नहीं करी, टकराव जो है वो नहीं किया, राइट? इन्हें पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दिया। तो मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं कि स्टार्टिंग अप्रोच जो थी कोर्ट की, वो ये थी कि वो पार्लियामेंट के साथ टकराएगी नहीं किसी मामले में, वो रिस्पेक्ट करेगी किस चीज को, रूल्स रेगुलेशन को, और उसका जो काम है न्याय देने का रूल्स के अकॉर्डिंग, कि कानून के अकॉर्डिंग चीजें ठीक है तो न्याय मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो इस पर चलती थी। बट जब दूसरा फेज आता है, वो आता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, न्यायिक सक्रियता का, 1967 टू 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ जजमेंट 1967, लिख लेना, गोलकनाथ निर्णय 1967। इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बढ़ाया गया, उसके इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर को क्लियरली पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो चैलेंज किया कि नहीं, ये मौलिक अधिकार लोगों के हैं और ये इनको मिलने चाहिए। इस मौलिक अधिकार से अर्थ जो होगा इस मौलिक अधिकार का, वो ये होगा। तो कोर्ट ने अब इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, ये कानून को समझाना शुरू कर दिया। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो लोगों को न्याय देने के लिए कानून को समझाना शुरू कर दिया, कानून की डेफिनेशन बढ़ाई। फिर केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया, कहा गया कि बेटा, संविधान से पार्लियामेंट कुछ भी खत्म कर सकती है, बट जो मैंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना जो है वो क्या होगी वो मैं बताऊंगा। मूल संरचना जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये बोला कि हम बताएंगे मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर ले, बस बट बेसिक स्ट्रक्चर को छुएगी नहीं।
ये क्लियरली बोल दिया, यानी कि लड़ाई शुरू अब जुडिशरी और लेजिस्लेटिव बॉडी के बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में लड़ाई शुरू। जुडिशरी जो है उनको इमरजेंसी के समय पर बहुत क्राइसिस फेस करना पड़ा 1955 टू 77 के पीरियड में, 1975 टू 77 सॉरी। एक केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस, जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रेशर में आने के कारण जुडिशियल सरेंडर हम लोग को नजर आया, देखने को मिला, न्यायिक आत्मसमर्पण, फिर हुआ दिमाग खराब। थर्ड फेज 1978 टू 2014 कि अब बेटा जुडिशरी बताएगी कि अब सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है, पार्लियामेंट अपने हित के लिए बस काम कर रही है। तो इमरजेंसी के बाद जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जो है, जो उसको अभी हारना पड़ा 1976 वाले इस केस में, उसको सरेंडर करना पड़ा एग्जीक्यूटिव प्रेशर में जो है वो आकर, अब वो नहीं होगा आइंदा से। मेनका गांधी केस 1978 के अंदर आर्टिकल 21 के जो इंटरप्रिटेशन थे उसको दोबारा से लागू कर दिया गया कि आर्टिकल अनुच्छेद 21 राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी जो है, तो ये कह दिया कि अब हम बताएंगे, जुडिशरी बताएगी कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी। और देखो तब से लेकर अभी तक कितनी सारी चीजें जुडिशियल मतलब इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो है वो किया जा चुका है, ऐड किया जा चुका है आर्टिकल 21 के अंदर, है कि नहीं। पीआईएल बढ़ना शुरू हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोगों ने लगाना जो है वो शुरू कर दिया। ये सबसे पहला हम लोग को हुसैन आरा खातून केस 1979 के अंदर देखने को मिला, लिख सकते हो हुसैन आरा खातून केस 1979 में शुरू हो गया पीआईएल का मामला। इसमें अलाउ किया गया कि पब्लिक जो है वो किसी और के बिहाफ में, यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बिहाफ में, या कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है वो शामिल ला सकती है कोर्ट के सामने, जो उनसे जुड़े ना हो, किसी और से जुड़े हो और इस जनहित के लिए हो। तो ऐसे मुद्दे जो है वो पेश करो कोर्ट के सामने। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो आप करो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आ जाए कोर्ट के पास, कोर्ट उसको जो है उसको न्याय प्रोवाइड कराएगी। फिर कोलिजियम सिस्टम डेवलप हो गया। हालांकि देखो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 हम लोग को जो है वो देखने को मिला, बट पूरा कोर्ट जो है वो आज की डेट में जुडिशियल कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। कोर्ट ने बोला कि हमें किसी भी प्रकार से लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, विधायी जो है, यानी कि ये जो एमपी एमएलए वगैरह जो है उनकी उसकी आवश्यकता नहीं है हमें हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर, उनके उसके इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है कि वो दखल अंदाजी हमारे सिस्टम में ना करें। और कोलिजियम सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड। यस, तो वो है। तो इन्होंने बोला कि हमारी इंटरनल बॉडी ही जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को देखेगी, हमें बाहर से कोई व्यक्ति नहीं चाहिए हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को लेकर। फिर चौथा फेज 2014 से लेकर आज तक आता है लिबरल इंटरप्रिटेशन का, उदार व्याख्या का। तो आज की डेट में कंटिन्यूअस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया, सेक्शन 497 आईपीसी का जो है वो हटा दिया गया, राइट। तो ऐसे डिसीजन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको बरकरार रखा कोर्ट ने, और फिर अपने जुडिशियल एक्टिविज्म को कंटिन्यू रखा। इसलिए हम आज की डेट में देख रहे हैं कोर्ट ने देखो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इनवैलिड क्लियर कर दिया, और आप देख ही रहे हो कि हर दिन कुछ ना कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है कि भाई ये चीज गलत हो रही है, उसको हटाओ, और कोर्ट उसको रद्द जो है वो कर देती है अपने जजमेंट के थ्रू, डिसीजन के थ्रू। यस, तो ये चीज हो रही है। तो कंटिन्यूअस जुडिशरी जो है वो बहुत तेजी से जो है वो काम कर रही है न्याय प्रोवाइड कराने के लिए। कहीं से भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून जो है वो ना, या ऐसा रूल्स जो है वो ना लाया जाए जो जनता के हित के खिलाफ हो। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अब आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है सुप्रीम कोर्ट, तो पॉइंट बस लिख देना। आपको पता है यार, पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, 80,400 से भी ज्यादा केसेस जो है वो 2023 के एंड में जो है वो पेंडिंग हम लोग को देखने को मिले। फिर इसके अलावा स्पेशल लीव एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है, कोर्ट में हम लोग को स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगातार जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके कारण रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जो है वो उतने ला नहीं पा रहे। कोर्ट की एबिलिटी जो है वो डाइवर्स मुद्दे को जो है वो एड्रेस करने की वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हर एक दिन केसेस, वो बोलते हैं ना, केस की डेट बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। यही चल रहा है, ये लीव पिटीशन हम लोग को देखने को मिल ही रही है। फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केसेस, अब पिक एंड चूज मॉडल जो है केस प्रायोरिटाइजेशन का,
इसके चलते हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कई बार जो है, अब देखो कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से केस को पिक कर लेती है और बोलती है कि इसको जल्दी फिनिश करो। तो इक्वलिटी नहीं है कि जो पहले केस आया वो सबसे पहले खत्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जुडिशियल इवेजन, बैकलॉग्स हम लोग को बहुत तेजी से जो है वो देखने को मिल रहा है। आधार बायोमेट्रिक आईडी स्कीम चैलेंज किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड केस को चैलेंज किया गया था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिले हुआ। भाई तुरंत होना चाहिए ना, इतना डिले ना हो कि स्थिति खराब हो जाए। जैसे बोलते हैं ना कि जुडिशियल डिले इज कंसिडर्ड एज जुडिशियल बरीड। यस, कि अगर न्याय में जो है वो देरी होगी, जस्टिस बोलते हैं बेसिकली, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, राइट? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, कि अगर न्याय में देरी होगी तो वो देरी का मतलब ही ये है कि न्याय है ही नहीं। होता है ना कि कई बार किसी व्यक्ति का की पेशी चल रही होती है और वो गुजर चुका होता है, मर चुका होता है, ठीक है। करप्शन के केसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जुडिशरी में भी आते हैं। अब यार देखो, मैं तो बहुत सिंपल सी बात और बिल्कुल क्लियर कट बात बोलूंगा। रही बात करप्शन की, तो देखो जुडिशरी का काम है करप्शन को रोकना। बट अगर आप देखोगे तो जज की आंखों के सामने ही बाबू लोग जो है वो 100, 50, 200 रुपए लेकर डेट को बढ़ा देते हैं। बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? और ये सभी जगह है यार, आप देखिएगा। करप्शन नहीं है तो ये और क्या है कि 100, 50 रुपए दे दिए, डेट जो है वो आगे बढ़ा दी। ये कौन सी बात हुई भाई? मैंने तो आंखों के सामने देखी है ये सब चीजें। तो जब जुडिशरी में ही, हमारी न्यायपालिका में ही करप्शन हो रहा है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में क्या वो कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? तो पहले तो न्यायपालिका से ये करप्शन की स्थिति खत्म हो। नेक्स्ट, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर भी चिंता है कि भाई इनका क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम जो है, क्लोज सिस्टम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ टॉप जजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि सिस्टम के अंदर रहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फेवरिज्म जो है वो कर सकता है, राइट? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम के अंदर कि किस क्या प्रोसेस है जजेस के अपॉइंटमेंट की, ट्रांसफर की। तो अब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इशू है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल रिक्रूटमेंट जो है वो लाया जाए कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जाए। केस मैनेजमेंट को लेकर सुधार जो है वो लाया जाए, राइट? केस मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है वो बेटर की जाए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाया जाए, जिस पर काम कर ही रहे हैं हम लोग काफी समय से। ट्रांसपेरेंट केस की लिस्टिंग जो है वो की जाए कि प्रॉपर तरीके से, भाई प्रायोरिटी बेसिस पर मत करो, नहीं तो फिर लोग जो है वो हताश होते हैं। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को और मजबूत जो है वो बनाओ। जवाबदेही तंत्र का सुदृढ़ीकरण जो है वो करना है। बस, तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बायोटेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है बायो E3 का, लिख लेना। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी, कि हम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज होती हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए लिख लो। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, हमारे पर्यावरण को बेहतर करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेंगे। लोगों को जो है वो नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। तो बायो E3 पॉलिसी है, लिख लेना भैया। क्वेश्चन आ सकता है बायो E3 पॉलिसी जो है वो क्या है, इसमें E3 जो है वो क्या क्या है? तो E3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के अंदर बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। किसको? बायो मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ कैबिनेट ने जो है वो 3 स्कीम्स को जो है वो मर्ज कर दिया, मिला दिया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं विज्ञान धारा में। तो विज्ञान धारा हम लोग को जो है वो स्कीम देखने को रही है कि 3 स्कीम्स को जो है वो मिलाया गया और इसमें 10,580 करोड़ रुपए जो है वो 2025-26 तक लगाया जाएगा। बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसको ब्रॉडर नेशनल गोल्स जो है वो प्रोवाइड कराना और अचीव करना नेट जीरो इकोनॉमी को, सस्टेनेबल ग्रोथ को, सर्कुलर बायो इकोनॉमी के थ्रू। अब देखो ये बड़े बड़े टर्म्स आपके सामने फेंक के दिए मैंने। नेट जीरो आप सभी को पता है, मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो ना करें, कम और उतना करें जितना हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, तो 100 यूनिट हम एब्जॉर्ब भी कर लें। कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? पौधों को लगाकर, प्लांट्स को लगाकर, वेरियस टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जो इस प्रकार से पॉल्यूटेंट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको स्क्रबर वगैरह हम लोग बोलते हैं, जैसे, है ना, ये सब। अब आपको आई थिंक थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही होगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एनवायरमेंट को ध्यान में देना है, ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में देना है, रखना है,
एनिमल हेल्थ को ध्यान में रखना है। इसलिए यहां पर आ गया सर्कुलर बायो इकोनॉमी। सर्कुलर में यही होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखो, ह्यूमन की हेल्थ को ध्यान में रखो और एनिमल की हेल्थ को ध्यान में रखो। ये तीनों जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस पर काम किया जाता है, वही हम लोग को सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है और इससे बेनिफिट उठाना है कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है, हमें देखने को मिल रहा है, और मिलकर हमें देखने को मिल रहा है कि ये बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा पर काम जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट, एम ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बायो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करनी है। ऐसी चीज आप बनाओ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में। समझ में आ गया? सर्कुलर इकोनॉमी में अब क्लियर हो गया होगा। एग्रीकल्चर फील्ड में अब देखो यार, हमें चीजों पर किस चीज पर फोकस करना है कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हो। हम अगर अच्छी अच्छी प्रकार के खाद लेकर आ जाएंगे तो वही है ना, बायोटेक्नोलॉजी तो है ही है कि अच्छे खाद लेकर आओ। क्या ही है हेल्थ केयर के सेक्टर में, जैसे आज की डेट में हम लोग जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग जो है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आयुर्वेद, यूनानी, इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है कि नहीं? जैव प्रौद्योगिकी जिस पर हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई इन सब चीजों पर काम करो आप। एम ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस प्रकार से हम लोग को 1990s के समय पर आईटी सेक्टर में बूम देखने को मिला, वैसे इस सेक्टर में भी बूम देखने को मिलना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इससे जुड़ेंगे तो नौकरियां जो है वो बढ़ेंगी, है कि नहीं? बस सिंपल सी चीज है। स्ट्रेटेजिक थीम इसकी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसे केमिकल्स एंजाइम तैयार करो जो एनवायरमेंट के लिए अच्छे हो भाई, जिससे कि इंडस्ट्रियल इंपैक्ट जो है वो कम हो, पॉल्यूशन जो है वो कम हो, राइट? इनोवेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, सॉरी, ये हम लोग को देखने को मिलता है फूड फोर्टिफिकेशन। पता है आपको क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन? FORTI 40 FICATION, फोर्टिफिकेशन। कोई बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो चावल में विटामिन सी को ऐड कर देना। चावल क्या है? सिर्फ सोर्स किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। उसमें अगर आप अलग से विटामिन सी जो है डाल दोगे तो लोग चावल खाएंगे तो उसके साथ उनकी बॉडी में विटामिन सी भी जाएगा। तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है कि नहीं? फूड फोर्टिफिकेशन। तो बोल रहे हैं कि इसी तरीके की चीजों पर काम करो आप। बायो थेरेपेटिक्स, ये बेसिकली वो होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि उपचार करना, जैसे मेडिसिन तैयार करो, सटीक मेडिसिन अलग अलग बीमारी के लिए। आज की डेट में जलवायु परिवर्तन के कारण आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में कितनी समस्या, कृषि में कितनी समस्या है। तो ऐसे क्रॉप्स को बनाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से तैयार करो। ये बायोटेक्नोलॉजी तो है कि क्लाइमेट चेंज का असर, जलवायु परिवर्तन का असर उन पर ना पड़े। कार्बन कैप्चर करो, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना एमिशन हो रहा है तो रोको उसको। मरीन और स्पेस रिसर्च पर फोकस करो, है ना? तो ये चीजें हैं। विज्ञान धारा स्कीम के बारे में बात करेंगे अब। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है। देखो उसके नाम से ही आ रहा है विज्ञान धारा। धारा मतलब फ्लो, विज्ञान मतलब साइंस। तो साइंस के फ्लो को बरकरार रखो। कैसे बरकरार रखोगे भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दो, है कि नहीं? अनुसंधान विकास को बढ़ावा दो। फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर्स हो, फुल टाइम पर रिसर्च करें। इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ाओ कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े। तो ये सब चीजें थी। महिलाओं को जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओ, पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इनोवेशन को स्कूल लेवल से ही प्रमोट करना, कि बच्चे जो है वो स्कूल से ही नई नई चीजें जो है वो बनाएं, तैयार करें, नवाचार को प्रोत्साहित करना बताया गया है। तो अब ये बायो E3 पॉलिसी के साथ विज्ञान धारा जब मिल जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि और तेजी से जो है वो काम होगा। इंडिया की अगर रैंक के बारे में बात करें तो इंडिया टॉप 12 बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन में आती है। लिख लो भाई, बायोटेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया जो है वो 12वीं पोजीशन पे है। और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो 2025 तक $150 बिलियन होने वाली है। 2014 में $10 बिलियन थी और 2024 में $130 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंच सकती है। इतना
पोटेंशियल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इस सेक्टर के अंदर। सरकार के काफी सारे इनिशिएटिव है, जैसे नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, नेशनल बायोफार्मा मिशन, बायोटेक पार्क। तो इसने इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत काम किया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और दूसरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप वैरायटीज, इंडिजीनियस वैक्सीन्स, इन्होंने फर्दर इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो मजबूत बनाया है। काफी सारे चैलेंजेस भी इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो फेस कर रहा है। हमें एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप की आवश्यकता है बायो नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आगे आने वाले समय में हम लोग को क्या करना है, वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, स्किल्ड बायोटेक्नोलॉजी वर्कफोर्स जो है वो डेवलप करना है, इंकरेज करना है कि प्रॉपर तरीके से पैसा जो है वो सेक्टर में आए, पैसे की कमी ना हो। पॉलिसी बनानी है, रेगुलेटरी सपोर्ट पर जो है वो काम करना है कि भाई रेगुलर बेसिस पर जो है वो उस पर मॉनिटरिंग करनी है, निगरानी रखनी है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, बस दैट्स इट। अब बात की जा रही है यहाँ पर राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई कोई भी अगर डिवाइस है तो वो कहीं पर भी रिपेयर होनी चाहिए। मतलब ये कंपनी वाले आजकल शाणे हैं, इन लोग क्या काम करते हैं, उसके उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें यानी कि ऐसे स्क्रूज वगैरह को डाल देते हैं जिससे कि वो खुलेगा तो सिर्फ कंपनी में खुलेगा, या वो रिपेयर होगा तो सिर्फ कंपनी में होगा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जानबूझकर जो है वो अपनी कंपटीशन को काटने के लिए, ऑटोनॉमी बरकरार रखने के लिए वो प्रोडक्ट को जो है वो पूरी तरह से इस तरीके से बनाते, मैन्युफैक्चर करते हैं कि उसका रिपेयर कहीं भी ना हो उनके अलावा, क्योंकि वो लोग हाई चार्ज करेंगे, है कि नहीं, रिपेयरमेंट चार्ज उनका हाई रहेगा। तो मना हो गया भैया ये। हालांकि पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज का बोला था कि भाई इस तरीके की मोनोपोली नहीं चलेगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है हमारे, उपभोक्ता मामला विभाग जो है हमारा, तो इसने ऑर्गेनाइज किया है एक नेशनल वर्कशॉप राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क को लेकर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर। इस वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स तैयार करो, और कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है तो वो कहीं पर भी रिपेयर हो सके और उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके, राइट, रिपेयर होने की, मतलब वेरियस लोकेशंस पर, तो उस चीज को शामिल करो। क्योंकि आज की डेट में भैया ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है और आपको जो है वो सस्टेनेबल कंजम्पशन पर काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पर काम करना है कि जिससे कि वो रिपेयर करके, जैसे होता है ना कि रीयूज जो है वो किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इंडस्ट्रीज के बीच में सहमति बनानी है कि आप जो है वो एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स तैयार करो। नेक्स्ट, आप प्रोडक्ट की लॉन्गिविटी को जो है वो प्रमोट करो कि प्रोडक्ट लंबा चले, और कंज्यूमर का एक्सपीरियंस जो है वो मोबाइल रीयूज करने का और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करने का उसको बढ़ाओ, प्रमोट करो। कि जैसे होता है ना कि आजकल रीफर्बिश्ड मोबाइल्स वगैरह सस्ते मिल जाते हैं, आपने कई बार सुना होगा ये वाला नाम रीफर्बिश्ड मोबाइल। नहीं सुना तो ध्यान में रखना, रीफर्बिश्ड मोबाइल ये क्या होता है, ये काफी सस्ते में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मोबाइल जो है मार्केट 50,000 रुपए का है ना। अब वही सेम रीफर्बिश्ड मोबाइल जो है 6 महीने की वारंटी के साथ आपको 30,000 25,000 में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वो मोबाइल जो होते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है नए के नए मोबाइल में, तो मोबाइल कंपनी उसको रख लेती है और रिप्लेस कर देती है, नया फोन जो है वो उस ग्राहक को दे देती है। बट जो पुराना फोन होता है उसको सुधार कर बेटर करके उसमें 6 महीने की वारंटी लगा के आपको जो है वो दे देती है कि आप जो है यूज करो बढ़िया। तो रिफर्बिश मोबाइल भी अच्छे होते हैं, नए होते हैं भाई, वो पूरे कंप्लीटली वारंटी के साथ आते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। फिर इसमें कंज्यूमर को प्रिवेंट करो भाई कि वो नए प्रोडक्ट खरीदने की जगह अपने पुराने प्रोडक्ट को जो है रिपेयर कर लें, और हाई रिपेयर कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, इस पर जो है फोकस किया जाए। ठीक है, और डिस्कशन फोकस जो है वो कर रहा है किस चीज के ऊपर, कि जहां पर मैन्युफैक्चरर जो है वो लिमिट कर देते हैं एक्सेस को, किसका, रिपेयर इन्फॉर्मेशन मैनुअल्स और स्पेयर पार्ट को लेकर। कई सारे प्रोडक्ट में स्पेयर पार्ट मिलता ही नहीं है, आपको चेंज ही करना है। यूज एंड थ्रो वाली स्थिति होती है, और भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूज एंड थ्रो वाली स्थिति आज की डेट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो यही चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और फिर फर्जी हम लोग को पार्ट जो है वो ग्रे मार्केट के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह। डुप्लीकेट पार्ट होंगे तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन ही ले लो भाई, मोबाइल की स्क्रीन अगर डुप्लीकेट होती है तो वो एक्सपीरियंस मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता। यस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग करो जो फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, यूके, न्यूयॉर्क के अंदर चल रही हैं। प्रोडक्ट की डिजाइन के इंपॉर्टेंस पर जो है वो काम करो कि भाई इस प्रकार का प्रोडक्ट बनना चाहिए कि वो लंबा चले यार, और उसको आप रीयूज रिसाइकल जो है वो कर सको। तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो बनाने की बात की जा रही है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लेबल लगाओ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर। जैसे मोबाइल के ऊपर लेबल लगाओ, वहां पर इंफॉर्मेशन दो कि भाई प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से इजीली रिपेयर हो सकता है। यानी कि प्रोडक्ट अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसको इजीली रिपेयर करने के पूरा
गाइडलाइंस दो, रेटिंग दो प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छे से रिपेयर हो सकता है, कितने % रिपेयर हो सकता है, कितने इजीली इस प्रोडक्ट के पार्ट्स जो है वो मिल सकते हैं, और स्पेयर पार्ट बिल्कुल रेडी होने चाहिए प्रोडक्ट के, और वो भी सस्ते प्राइस में। ऐसा नहीं कि साला मोबाइल खरीदा 50,000 का, अब जैसे अब ये अभी मेरे साथ हुआ था, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ। अब उसकी स्क्रीन जो है वो टूटी, तो मार्केट में उसकी स्क्रीन ही साली इतनी है कि नया मोबाइल दूसरा खरीद लो आप। राइट, तो वाली कहानी है। स्क्रीन कैमरा डैमेज हो गया, तो इस तरीके से डैमेज हुआ कि हालांकि मेरा फोन पूरी गाड़ी के नीचे आ गया था, कार के नीचे आ गया था, तो वो क्या पूरी तरह से डैमेज हो गया था, स्क्रीन वगैरह सब टूट गई थी, उसका कैमरा वैमरा सब फूट गया था। बट वो मार्केट में बिका 12,000 में, सोचो आप, मतलब पूरा खत्म मोबाइल, किसी काम का नहीं, चल नहीं रहा, बट फिर भी 12,000 में उसकी वैल्यू है मुझे मिल गई थी। तो बात वही है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, वैल्यू इसलिए मिली क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया कि भैया इसको आप बेच ही दो हमें, वो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने बेच के क्या करोगे, तो उसके अंदर के पार्ट्स जो है वो किसी दूसरे फोन में जो है वो लगा देंगे, क्योंकि पार्ट्स बिकते हैं ना भाई अंदर के। अब अंदर के पार्ट्स तो है ही सही साइड, उसकी स्क्रीन टूटी थी और कैमरा गया हुआ था बस। अब वो बोल रहा था कि भाई इससे अच्छा आप इसको रिपेयर कराओगे तो उसमें आपका बहुत पैसा लग जाएगा, 40-50 हजार रुपए जो है आपके लग जाएंगे, तो उससे बेटर है आप नया ले लेना, मैं आपको 12,000 रुपए दे देता हूँ उसका। मैंने ला दे दे भाई, क्या बोले आप। तो ये क्या कहानी है कि रिपेयर की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। भाई आपने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतना पैसा लगा दिया है, इसलिए तो फिर लोग सोचते हैं कि डस्टबिन में फेंको यार, नया ले लो, क्योंकि रिपेयर ही नहीं हो रहा, क्या करेगा आदमी। जब चीजें रिपेयर ही नहीं होगी तो आदमी करेगा क्या, बताइए, है कि नहीं। नेक्स्ट, स्कोरिंग सिस्टम, प्रोडक्ट को जो है 1 to 5 के स्केल में जो है वो स्कोर करो, वही रेटिंग दो प्रोडक्ट को कि इसको हाई रिस्क है इसके डैमेज का, राइट, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो उस हिसाब से, यानी कि स्कोर नंबर 1 मतलब कि साला ये आपको खरीदने के बाद बेचना ही पड़ेगा, इसको रिपेयर कराना आपके लिए मुसीबत है। स्कोर 5 मतलब कि हाँ ये प्रोडक्ट अगर टूट जाता है तो बहुत कम कीमत पे आपका रिस्टोर हो जाएगा। तो राइट टू रिपेयर जो है वो अलाउ करता है कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को कि भाई वो रिपेयर डिवाइस, अपने डिवाइसेस को रिपेयर कर सके बिना मैन्युफैक्चरर या टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन के, है ना, कि यानी कि आराम से डिवाइस जो है रिपेयर हो जाए, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए, पार्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए, लीगल अनलॉकिंग होनी चाहिए, मोबाइल डिवाइस जो है वो लीगली, मतलब कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो है वो खुल जाए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार मोबाइल बंद और उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा तो खुल ही नहीं रहा भाई, वो सेफ्टी फीचर इतनी तगड़ी बना दी है। रिपेयर फ्रेंडली डिवाइसेस जो है वो इसके होने चाहिए। यस, ठीक है। नेक्स्ट, नीड जो है वो राइट टू रिपेयर की क्या है, तो आज की डेट में ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है, रिपेयर्स को लेकर मोनोपोली हो रही है, मैन्युफैक्चरर बोलता है कि नहीं सुधरवाने तो हमसे ही सुधरवाओ, थर्ड पार्टी के पास जाके खुलवाओगे फोन तो भाई किसी काम का नहीं, फिर हम वारंटी वारंटी कुछ नहीं देंगे तुम्हें। फिर प्लान ऑब्सीलेंस, ये प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि उसकी लाइफ स्पैन ही लिमिटेड होती है। अब जैसे एप्पल के फोन को ही देख लो आप, एक टाइम के बाद हैंग मारने लगता है, क्यों, जानबूझ के, क्योंकि आप अपग्रेड करो, वो उनका तरीका होता है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करो आप भाई, कि रीयूज रिसाइकल, राइट, ये सब चीजें जो है वो की जा सके, कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और एक और 4 आवर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, रिफ्यूज, पहले तो मना करो कि ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं, रिफ्यूज, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, ये 4 चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, 4 आर के अंदर जो है वो आती हैं। देखो लिखा भी तो है यहाँ पे, अच्छा नहीं एक ही चीज रखी है, ठीक है। सॉरी। अब राइट टू रिपेयर को इंश्योर करने के लिए राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव जो है वो लाया गया। एक कमेटी जो थी, उसके चेयरमैन जो थे वो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के, और उन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया भी जो है वो क्रिएट करने का रिकमेंडेशन दिया। इस पोर्टल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि अलग अलग सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और फार्मिंग इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स, इनके रिपेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। आज की डेट में 63 से भी ज्यादा कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, 23 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बिलोंग करती हैं, कि जो कि रिपेयर ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करा रही हैं। अब पूरे दुनिया भर में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फेयर रिपेयर एक्ट 2022 हम लोग को देखने को मिलता है। यूरोपियन यूनियन में रिपेयर से रिलेटेड भी एक रूल जो है वो तैयार किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी 2021 में रिपेयर से रिलेटेड रूल्स आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आ गया है रिपेयर कैफेज। अब चैलेंजेस यही सब होते हैं कि टेक कंपनीज नहीं चाहती, टेक कंपनीज यही चाहती कि भैया हमारे पास ही आओ, आप सामान खराब भी हो जाए तो,
टेक्नोलॉजी जो है वो काफी तेजी से श्रिंक होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। नए नए डिवाइसेस जो हो रहे हैं वो और भी ज्यादा छोटे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड टूल्स की आवश्यकता है, एक्सपर्टीज की आवश्यकता है रिपेयर करने के लिए, जो कि एवरेज कंज्यूमर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर सिक्योरिटी कंसर्न भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। थर्ड पार्टी एक्सेस अलाउ करना मतलब सिक्योरिटी ब्रीच होना, राइट, यूजर के डेटा की। तो वो भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऑब्वियस बात है कि आप यही चाहोगे ना कि भाई आपका फोन का अगर लॉक जो है वो आपने लगाया हो तो कोई भी अनलॉक ना कर सके किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर ऐसा होगा तो फोन चोरी होगा और तुरंत अनलॉक हो जाएगा, तो फोन चोरी होने के केसेस भी तो बढ़ जाएंगे। तो आगे के समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिपेयर टूल्स और इन्फॉर्मेशन के एक्सेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी और क्या रिपेयरेबिलिटी इसको बैलेंस करो, और नए नए इनोवेशन रिसर्च लेकर आओ रिपेयर्स को वो करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। लिथियम की माइनिंग को लेकर एनवायरमेंट कितना खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए, रीसेंट स्टडी ये बता रही है कि चिले के अटाकामा जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है ना, उसका जो सॉल्ट फ्लैट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि उस डेजर्ट के अंदर एक सॉल्ट फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो वहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लिथियम के कारण, लिथियम माइनिंग के कारण जो है वो काफी नुकसान हो रहा है। ये लिथियम माइनिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस होती है जिसमें लिथियम को जो है वो निकाला जाता है, और जो लिथियम आपको जानते ही है कि बैटरीज में यूज में लिया जाता है। जैसे आपने पुरानी बैटरीज जो पहले नोकिया वगैरह की आती थी, खुल जाती थी, कभी देखा होगा उस बैटरी के ऊपर तो लिथियम लिखा रहता था, लिथियम आयन बैटरीज। कभी किसी ने नोटिस किया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो अटाकामा डेजर्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कहां पर, ये चिले के अंदर है, और ये क्रूशियल लिथियम का सोर्स है। यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लिथियम जो है वो पाया जाता है, और पूरे दुनिया भर में लिथियम की प्रोडक्शन में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है ये करता है। बट यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज है यहाँ के एनवायरमेंट को बुरी तरह से जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। और यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी लिथियम आपको पता ही क्या, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी लिथियम का रिजर्व जो है वो पाया गया। एनीवेज, आगे की चर्चा करें तो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सिंक होता जा रहा है, डूबता जा रहा है एट द रेट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर हर साल, लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन के कारण। मतलब सिंपल शब्दों से बोलूं मैं आपको तो लिथियम के निकालने के कारण जो यहाँ की जो मिट्टी है, जिसको सॉल्ट फ्लैट हम लोग जो है वो कहते हैं, ये अटाकामा डेजर्ट की, तो वो जो है वो नीचे की तरफ धंसती जा रही है। सिंपल शब्दों में एक्सट्रैक्शन के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि सॉल्ट रिच वाटर जो है उसको सरफेस पे लाया जा रहा है। भाई आप नीचे से, जमीन से नीचे से कुछ चीज खोदोगे तो अंदर की मिट्टी जो भी होगी या जो भी पानी वगैरह होगा बाहर की तरफ आएगा ना। तो यहाँ पर वो पानी बाहर आ रहा है जो कौन सा पानी है, नमक वाला पानी, सिंपल शब्दों में। इसके कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इतनी तेजी से आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है कि नेचुरल रिचार्ज जो है वो एक्यूफायर्स का वो खत्म होता जा रहा है। भाई अंदर का पानी अगर आप तेजी से निकालते जाओगे ये लिथियम को निकालने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं से ग्राउंड वाटर लेवल तो रिड्यूस होगा ही होगा ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। अब देखो पानी का यूसेज, 1 टन लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए 2000 टन जो है वो फ्रेश वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी की कमी हो रही है इस क्षेत्र में, पहला पॉइंट तो ये। केमिकल कंटामिनेशन, अब केमिकल्स का यूज किया जा रहा है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम निकालने के लिए, जो पानी और मिट्टी को जो है बुरी तरह से खराब कर रहा है, जो लोकल इकोसिस्टम और वहां पे रहने वाली प्रजाति के लिए नुकसानदायक है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो भैया देखो यहाँ पर फ्लैमिंगो की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है अटाकामा डेजर्ट रीजन में, राइट, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। यहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है बुरी तरह से, रह ही नहीं पा रहे ये लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब लिथियम की माइनिंग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात करें तो ऑलरेडी वहां पर पानी की समस्या, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर गांव जो है वो ऑलरेडी पानी की समस्या जो है वो फेस कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ पर चिनाब रेल ब्रिज जो है वो बनाया गया। फिर इसके अलावा जो लिथियम माइनिंग में पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि और भी इस क्षेत्र में जो है वो नुकसानदायक है। अब यहाँ पर लिथियम की माइनिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रहने वाली प्रजाति जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव एरिया जो है वो काफी खतरे में जो है वो आ जाएगा। तो यही चीज है, यहाँ पर काफी सारी चिड़ियां आती है जैसे कॉमन टील, नदन पिनटेल, तो इन सबको इफेक्ट होगा जो बाहर से आती है, दूर दराज के एरिया से उड़कर आती है यहाँ पर, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी, यहाँ पर खाने की समस्या हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी लगातार, माइनिंग के कारण, माइनिंग प्रोसेस के कारण, राइट। फूड सिक्योरिटी भी हार्म होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, पानी का यूज होगा, जमीन यहाँ पर खराब होगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो हार्म होगी, राइट। पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा तेजी से जो है वो रिलीज होगा।
अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें लिथियम से रिलेटेड, तो लिथियम ये लिख लेना, लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वर मेटल हम लोग को देखने को मिलता है, हाई रिएक्टिविटी इसमें होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है और एक्सेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इसकी प्रॉपर्टी होती है। पूरी चीज लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रिचार्जेबल बैटरीज में उपयोग किया जा सकता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। लिथियम जो है ये एलॉय का एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलता है एयर कंडीशनिंग और एज ए ल्यूब्रिकेंट के तौर पर भी काम कर सकता है। ठीक है, एलॉय एयर कंडीशनिंग और ल्यूब्रिकेंट्स में भी काम करता है। फिर चिले के अंदर सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व है पूरे दुनिया भर में, याद रखिएगा, अटाकामा डेजर्ट, ध्यान में रखना है आपको। 36% टोटल पूरे दुनिया में जो रिजर्व है लिथियम का वो यहीं पर ही है। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी यहाँ का हम लोग को देखने को मिलता है, और जो कि 32% पूरे दुनिया भर के सप्लाई में जो है वो काम कर रहा है चिले। चिले जो है वो लिथियम ट्राइंगल का पार्ट है, जिसमें अर्जेंटीना बोलीविया भी आता है, यानी कि ये 3 कंट्रीज, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, इसको बोलते हैं हम लोग लिथियम ट्राइंगल। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अटाकामा डेजर्ट के बारे में बात करें तो चिले में ये लोकेटेड है। यहाँ पर हम लोग को माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, कॉर्डिलेरा दी ला कोस्टा माउंटेन रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, और एंडेस माउंटेन रेंज, तो इन दोनों के बीच में हम लोग को ये देखने को मिलती है। ये डेजर्ट के अंदर जो है वो यूनिक क्लाइमेट कंडीशन है, क्योंकि एंडीज माउंटेन्स होती हैं यहाँ पर, राइट, और ठंडा पानी जो है वो हम लोग को पैसिफिक ओशियन से यहाँ पर आता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लिथियम, कॉपर, आयोडीन, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया का टारगेट जो है वो क्या है कि 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 मुंबई में हुआ, लिख लो ये। यहां पर ये कहा गया कि इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर में लीड करने पर जो है वो काफी तेजी से काम कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने जो है वो 5 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में बात करी, यानी कि 5 चीजों के बारे में बात करी जिसके तहत हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काफी अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो चलिए आइए बात करते हैं 5 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में। पहला पॉइंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ो, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से जोड़ो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो बढ़ गया है, मार्च 2021 में 53.9 था और मार्च 2024 में 64.2 हो गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि 530 मिलियन बैंक अकाउंट है वो खुलवाए गए, 66% बैंक अकाउंट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में थे और 55% महिलाओं को इसमें बेनिफिट मिला। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये सेविंग अकाउंट्स, यानी कि लोगों के बीच में जो है वो एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जो है उसको प्रमोट कर रही है, और मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ो। तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो ये 5 प्रायोरिटी लिख लो आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई आप बैंक अकाउंट तो खुलवा लोगे, बट एटीएम भी तो होना चाहिए, लोगों को यूपीआई की नॉलेज तो होनी चाहिए, राइट, डिजिटल अवेयरनेस इसको आप कह सकते हो। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, बस दैट्स इट। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी, अब देखो क्या होता है कि चीजें डिजिटल हैं, तो आज की डेट में काफी केसेस आ रहे हैं कि बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना जरूरी है कि जिससे कि लोग ट्रस्ट करें। क्योंकि देखो, इवन जैसे मैं अपनी पर्सनल अपनी भी बात करूं, तो मेरे पास भी एक ऐसा अकाउंट है कि जिसका ना कोई मैंने यूपीआई के साथ लिंक किया है, ना जिसका मैंने एटीएम कार्ड तक बनवाया है, राइट। उससे अगर मुझे पैसे निकालने तो मेरे बैंक जाके ही मुझे निकालने पड़ेंगे, उसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थ्रेट, कि भाई कि कल को कुछ हो जाता है, क्योंकि मैं तो डिजिटली कनेक्टेड हूँ। और आपको ऑलरेडी पता, मैंने एक स्टोरी भी आपको बताई थी कि बीच में मुझे टारगेट भी किया गया था, राइट। मेरे डिवाइस को भी हैक किया गया था, जिससे बहुत सारे वो निकाल लिए गए थे, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट है वो निकाल लिए गए थे, और फोटो मॉर्फिंग की जा रही थी मेरी, राइट। तो ब्लैकमेल किया जा रहा था कि पैसा दो वरना पहुंचा देंगे ये वाली फोटो तुम्हारी, ऐसा वैसा। एनीवेज, वो बहुत कहानी है, क्या बताएं, अलग अलग प्रकार की। तो बस यही सब चीजें थी कि देखो, बैंक्स और फिनटेक कंपनीज है वो, स्पेशली एनबीएफसी जो है वो, एक्सपेक्टेड ये है कि अडॉप्ट करे कस्टमर सेंट्रिक प्रैक्टिसेस, यानी कि कस्टमर को जो चीज चाहिए, जो चीज समझ में आ रही है, सही लगे, तो वैसी चीज जो है वो लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए, फेयर लैंडिंग और प्रॉपर इंटरेस्ट रेट बताकर। कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट के आगे स्टार लिख देते हैं ये लोग कि 10% इंटरेस्ट पे जो है आपको लोन मिल जाएगा, और छोटा सा स्टार बना होता है। फिर सस्टेनेबल फाइनेंस को प्रमोट करो, तो राइट, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन डिपॉजिट, तो ये सब चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग जो है वो करो, इस प्रकार की चीजों का पर काम करो। ठीक है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जो है वो काम करो। तो हमने ये 5 चीजों में क्या देखी, एक बार मैं रिपीट करता हूँ फिर से। तो पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरी चीज की भाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करो, भाई लोगों को जानकारी दो यूपीआई से रिलेटेड, राइट। और लोगों को एटीएम वगैरह हर जगह अवेलेबल हो कि इजिली लोग पैसे जो है वो निकाल सकें। अब तीसरी चीज हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज्यादा ये इसकी फ्रॉड वगैरह की, साइबर सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत करो। फिर फाइनेंस होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए कि भैया लोगों को जो है वो प्रॉपर जानकारी मिले कि किस प्रकार का मतलब इंटरेस्ट रेट है, किस तरीके का है, ट्रांसपेरेंट रहे पूरी चीजें, है ना। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइंफोर्स जो है वो करो, जिससे कि इजिली पेमेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर भी जो है वो किए जा सके, राइट। बस अब करंट स्टेट वगैरह आप लोग को जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज जरूर लिख लेना। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पहुंच जाएगा 2025 तक। इंडिया के अंदर इंश्योर टेक मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि 15 गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, 88.4 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा 2030 तक, ये लिख लेना। डिजिटल फाइनेंस जो है वो एस्टिमेटेड ये है कि जीडीपी को जो है वो बूस्ट करेगा डिजिटल फाइनेंस 950 बिलियन यूएस डॉलर तक, और 21 मिलियन नई जॉब्स है वो लोगों की लगेगी 2025 तक, ये भी फैक्ट लिख लेना। आजकल डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, राइट। लोग, काफी सारे लोग जो है वो ऑनलाइन गोल्ड पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेदर देन फिजिकल गोल्ड की जगह। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, तो क्या है ये, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है वो स्टैब्लिश हुई है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत। नाम से समझ में आ रहा है, मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, यानी कि एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि मिनरल को जो है वो निकालने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। खनिज जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड है, निकालने से रिलेटेड है। और इसके जो चेयरमैन जो है वो माइंस के मिनिस्टर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो होती है ना उसके मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, ये ट्रस्ट जो है उस पर हमें देखने को मिलता है कि जो माइन लीज में दी जाती है तो उसका जो भी पैसा आता है वो इस ट्रस्ट के अंदर जाएगा, राइट। लाइसेंस कम माइनिंग लीज, तो ये इसका भी जो भी पैसा आएगा वो इसके अंदर जाएगा, राइट। 2% रॉयल्टी जो है वो यहाँ पर इस अकाउंट में जो है वो जाएगी। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पास नहीं बल्कि इस ट्रस्ट के अंदर जो है वो ट्रस्ट के पास जो है ट्रस्ट का जो फंड है उसमें पूरा पैसा जो है वो जाएगा। फिर एक ये लिख लो भाई, टेनेजर 1 सैटेलाइट, टेनेजर 1 सैटेलाइट। तो टेनेजर 1 सैटेलाइट जो है वो डिजाइन की गई है, ये मेजर कार्बन एमिटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का, उसको डिटेक्ट करेगा स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, ये सैटेलाइट ऊपर से नीचे देखेगी, ऑब्जर्व करेगी और ये पता लगाएगी कहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो रिलीज हो रहा है, उस एरिया को जो है वो डिटेक्ट कर लेगी। मीथेन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये दूसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। 30% पूरे दुनिया भर की हीटिंग जो हो रही है वो मीथेन के कारण हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा। टेंजर 1 जो है ये बेसिकली पॉइंट सोर्स एमिशन को मेजर करेगी, राइट। और फिर फोकस करेगी कि भाई अथॉरिटीज वहां पर जाएं और क्या वजह है इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन रिलीज होने की, तो उस वजह को फाइंड आउट करें और डिटेक्ट करके वो ठीक करें। फिर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया, आपके मेंस का ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। और बस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।